हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। पिछले दिनों हमने बात की कि एक शक्तिशाली देश या एक पावरफुल नेशन कैसे बनता है, उसके क्या स्तंभ होते हैं, उसके क्या पिलर्स होते हैं। उसमें हमने बात की मिलिट्री पावर की, उसमें हमने बात की इकॉनमी की। आज हम करेंगे बात टेक्नोलॉजी की और देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का इसमें क्या योगदान है किसी भी देश को एक शक्तिशाली बनाने में। टेक्नोलॉजी मीन्स पावर एंड वेल्थ। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, साइंस है, आपके पास लेबर फोर्स है जो कि स्किल्ड है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, इसको आप इसका संगम करिए बिजनेस के साथ, इकॉनमी के साथ, और उस संगम का निष्कर्ष जो निकलेगा वो होएगा एक पावरफुल नेशन। तो टेक्नोलॉजी कहां से आती है? टेक्नोलॉजी आती है इनोवेशन से। तो इनोवेशन के क्या स्तंभ हैं, क्या पिलर्स हैं? इनोवेशन के स्तंभ हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रिसर्च सब्सिडीज, एजुकेशन, रिसर्च यूनिवर्सिटीज एंड ट्रेड पॉलिसीज। ये जो हैं किसी भी देश को आगे ले जाने में, शक्तिशाली बनाने में इनका बहुत ज्यादा योगदान है। अब शक्तिशाली जो देश हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, उनमें होता है इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क, फिनेंस, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, नॉलेज बेस और वंस अगेन ह्यूमन कैपिटल मैंने बताया। तो ये दो आयाम मैंने बताया। एक तो आपके पास आप साइंस और टेक्नोलॉजी में कैसे एडवांस्ड कंट्री हैं, और फिर आप इनोवेट कर रहे हैं। इनोवेट करने का मतलब है कि आगे बढ़ रहे हैं और नई नई खोज कर रहे हैं। तो इनोवेशन कहां से आता है? इनोवेशन आता है क्रिएटिव इनसिक्योरिटी से। बहुत समय पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि यूएसए ने इस क्रिएटिव इनसिक्योरिटी को कैसे यूज किया। उसे उन्होंने नाम दिया ऑफसेट स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको याद होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद खत्म कैसे हुआ था दूसरा विश्व युद्ध? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ओवर जापान। उस युद्ध के बाद जब यूएसएसआर ने देखा कि यह तो बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने भी उसको अपना लिया। अब यूएसए के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था यूएसएसआर से आगे बढ़ने का, क्योंकि कंपटीशन शुरू हो गया था, कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। तो उस रेस में बढ़त लेने के लिए यूएसएसआर के ऊपर यूएसए ने निकाला सेकेंड ऑफसेट स्ट्रैटेजी 1970 में। क्या थी ये ऑफसेट स्ट्रैटेजी? स्टैंड ऑफ वेपन्स, प्रिसिशन टारगेटिंग वेपन्स एंड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटीज। एक बार फिर से यूएसए आगे निकल गया और यूएसएसआर पीछे रह गया। यूएसएसआर ने कैचअप किया इन टेक्नोलॉजीज के साथ, लेकिन करते करते उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। और इससे पहले कि चीन या कोई और देश यूएसए के ऊपर हावी हो जाए, उन्होंने थर्ड ऑफसेट स्ट्रैटेजी निकाल दी। थर्ड ऑफसेट स्ट्रैटेजी क्या थी? डीप लर्निंग, ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन, ह्यूमन मशीन टीमिंग एंड नेटवर्क इनेबल्ड वेपन्स। ये लेके आए 2014 में। लेकिन अगर अब आप गौर करेंगे तो जो चीन है वो नेक टू नेक चल रहा है इस समय यूएसए के। इसका मतलब अब यूएसए एक और ऑफसेट स्ट्रैटेजी यूज करेगा और चाइना से आगे निकलने की कोशिश करेगा। क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी,
या कोई और टेक्नोलॉजी होगी जिससे वो चीन के ऊपर हावी हो सके, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिर इन सब चीजों में भारत कहां खड़ा है? मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोग जानते हैं कि फॉर 1400 ईयर्स, 1400 साल तक भारत जो था विश्व में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किंग था, राज कर रहा था भारत। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल बिरूनी जो 10वीं सदी में थे और सईद अल अंदालूसी जो कि 11वीं सदी में थे, इन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं और इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी दी है कि भारत साइंस और टेक्नोलॉजी का किंग कैसे था। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में बहुत सारी लाइब्रेरीज पहले होती थी जो भरी हुई थी इंडियन साइंस और टेक्नोलॉजी की ट्रांसलेशन के ऊपर। एक डी मॉर्गन हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन, उन्होंने कहा था हिंदू अरिथमेटिक इज ग्रेटली सुपीरियर टू एनी विच द ग्रीक हैड, इंडियन अरिथमेटिक इज दैट विच वी नाउ यूज। तो उन्होंने कहा कि ग्रीक जो मैथमेटिक्स थी उससे भारतीय जो मैथमेटिक्स थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी और उसी मैथमेटिक्स को आज हम यूज करते हैं। इसी तरह से एल्जेब्रा नाम अरेबिक है लेकिन गया भारत से ही था, लेकिन क्यों कि यूरोपियंस को पता नहीं था कि किसने दिया है, क्योंकि एल्जेब्रा अरेबिक्स ने दिया था तो उसका नाम एल्जेब्रा पड़ गया। तो एल्जेब्रा जो था वो भी भारत का बहुत ज़्यादा एडवांस था और पूरे विश्व में उसकी धाक थी। एक हेंकल थे मैथमेटिशियन, उन्होंने कहा था हिंदूज आर द रियल इन्वेंटर्स ऑफ एल्जेब्रा। इफ वी डिफाइन एल्जेब्रा एज द एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिकल ऑपरेशंस टू रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स और मैग्नीट्यूड्स। मतलब ये कि जो इंडियन एल्जेब्रा था वो बहुत ही सक्सेसफुल एल्जेब्रा था और उसको पूरा विश्व उसकी डंके की चोट पे उसको मानता है। इसी तरह से ज्योमेट्री ले लीजिए, तो ज्योमेट्री में भारत बहुत ज़्यादा आगे था और इसका व्याख्यान बहुत सारे हमारी पुस्तकों में और ग्रंथों में दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री भारत की बहुत ज़्यादा एडवांस थी। इनफैक्ट जो भारतीय जो थे इन्होंने साइन, कॉस और इन सब के जो थीटा के एंगल के टेबल्स बनाए हुए थे। और इवन साइन जो वर्ड है ये भी अरेबिक्स ने संस्कृत से लिया हुआ है, उसका एक डिफॉर्म्ड नेम है। साथ साथ ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि अंतरिक्ष में स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत काम आती है, भारत में इसका इन्वेंशन हुआ था। डिफरेंशियल कैलकुलस जो कि भास्कराचार्य ने 500 साल पहले न्यूटन के उसके बारे में व्याख्यान किया था। फिर आती है काइनेटिक्स, तो आर्यभट्ट और ब्रह्मचार्य भास्करा ये न्यूटन से पहले ही ग्रेविटी के बारे में जानते थे और उन्होंने भी इसका व्याख्यान किया है। एस्ट्रोनॉमी में अरब्स को भारतीयों ने बहुत कुछ एस्ट्रोनॉमी के बारे में सिखाया है। इनफैक्ट चीन में तो भारत के अपॉइंटेड एस्ट्रोनॉमर्स होते थे, उनके किंग्स को जो गाइड करते थे, डायरेक्ट करते थे, उनकी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट होते थे। और फिजिक्स में कनाडा जो फाउंडर थे वैशेषिका फिलॉसफी के, उन्होंने थ्योरी ऑफ एक्शन के बारे में बात की है। जैन सिस्टम की उमस्वती, उन्होंने भी थ्योरी ऑफ फिजिक्स के बारे में बहुत पहले और बहुत एडवांस बातें की। केमिस्ट्री में पतंजलि और नागार्जुना ये किंग थे जब पूरा यूरोप जो था डार्क एजेस में था। ये इस बारे में, केमिस्ट्री के बारे में व्याख्यान कर रहे थे।
तो एक रॉयल थे, उन्होंने कहा था हिंदू केमिस्ट वर द मास्टर्स ऑफ केमिकल प्रोसेसेस ऑफ कैल्सिनेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, स्टीमिंग एंड फिक्सेशन एक्सट्रैक्शन। तो एक बहुत बड़ी बात है, ये भारतीय नहीं कह रहे हैं, ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है, ये बहुत बड़े विदेशी लोगों ने भी इसके बारे में व्याख्यान किया है कि भारतीय साइंस कितनी आगे थी। मेटलर्जी की बात ले लीजिए, मेटलर्जी और केमिकल आर्ट में फर्गुसन जो थे उन्होंने कहा कि हिंदूज कुड फोर्ज अ बार ऑफ आयरन लार्जर देन एनी इन यूरोप इन 4th सेंचुरी। इसके साथ अरब्स जो थे उन्होंने भारत से ये फोर्जिंग सीखी, स्वॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग सीखी, और उनकी जो बहुत फेमस एक स्वॉर्ड थी डेमेस्कस ब्लेड जिसे कहते थे, और वो अपनी भाषा में उसको जवाबी हिंद कहते थे, जिसका मतलब है कि इसका कोई जवाब नहीं अगर भारतीय या इंडियन स्वॉर्ड से आपको एक कट मिले तो। इसके साथ ही बात की जाती है कि चीन जो है जिसको गन पाउडर बनाने का श्रेय मिलता है, वो भी भारत से 6ठी शताब्दी में गया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, चीन के खुद कुछ पुस्तकें और ग्रंथ इसके बारे में बात करते हैं। मेडिसिन की बात ली जाए तो चरका जो 6 से 4th BC में थे वो फिजिशियन थे, और सुश्रुता जो कि अर्ली AD में थे वो सर्जन थे। और फिर बताऊंगा आपको कि जब यूरोप में लोग किसी बीमारी को, एक महामारी को ब्लैक मैजिक के द्वारा या किसी और के द्वारा ठीक करने की कोशिश करते थे अपने अंधविश्वास से, उस समय भारत में सर्जरी और मेडिकल बहुत आगे था। इनफैक्ट सुश्रुता ने 127 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का व्याख्यान किया है अपने ग्रंथों में। तो हुआ क्या? अभी हम बात कर रहे हैं कि 1400 साल तक भारत बहुत आगे था, बहुत महान था। तो ये क्या हुआ कि एकदम से भारत इतना पिछड़ा देश हो गया? अगर आपको याद हो कि मुस्लिम इन्वेजन जो था 712 AD से शुरू हो गया था। गजनवीद जो थे वो 10th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक भारत पे अटैक करते रहे। मुगल्स ने 16वीं सदी में यहाँ पे 200 साल के लिए राज किया, और उसके बाद ब्रिटिश आ गए 18वीं सदी में। तो एक के बाद एक भारत के ऊपर लगातार अटैक होते रहे, और एक तरह से जो उसके पहले यूरोप जो गुजर रहा था वो भारत के ऊपर आ गया। एक डार्क एरा से भारत गुजरने लग गया। और आपको समझने की बात है कि ये पूरे, जब अगर आपके इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएं, आप अपने देश को बचाने में लगे हो, उस समय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रुक जाते हैं, और उसके बाद आपके ऊपर ही वो खानाबदोश लोग वो आपके ऊपर रूल करने लग जाएं, तो आप समझ लीजिए साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या हाल होगा। जबकि यूरोप में क्या हो रहा था, 14वीं सदी से रेनेसांस आ गया था। वहाँ पे बड़े बड़े व्याख्यान हो रहे थे, उनकी थिंकिंग बदल रही थी, उनकी सोच बदल रही थी। और 17वीं 18वीं सदी से वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। जो साइंस टेक्नोलॉजी भारत से वहाँ पे फ्री गिफ्ट गई थी, बिना किसी पैसे के, बिना किसी मोल तोल के, उसका उन्होंने यूज़ किया और उसको आगे बढ़ाया और इनोवेटिव बने। तो भारत में इनोवेशन स्टॉप हो गया, वहाँ पे इनोवेशन चलता रहा। आज हालत ये है कि भारत जो इनोवेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी जगह पे 50वें नंबर पे दिखाया जाता है, किसी जगह पे 40वें नंबर पे दिखाया जाता है। तो दुख की बात यह है कि भारत टॉप 40 के बाहर है। हालांकि बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों में, लेकिन भारत टॉप 40 के बाहर है। इस समय चीन जो है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब उनके तरीके कुछ सही नहीं हैं, वो चोरी से और हर तरीके से दूसरे देशों की जो रिसर्च है उसको अपना लेते हैं।
लेकिन अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो एग्जिस्टिंग जितने भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स हैं उसमें चीन इस समय लीड कर रहा है, और उसके बाद यूएसए भी लीड करता है कुछ कुछ जगहों पे, और भारत मूलतः सेकंड, थर्ड या फोर्थ नंबर पे बहुत सारी कैटेगरीज में दिखाई देता है। आज हालत यह है कि 94% जो इंडिया के इंजीनियर्स हैं वो अनफिट होते हैं अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद। भारत का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, ये 155 नंबर पे आ रहा है, 155। टॉप 200 जो वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भारत के केवल 3 हैं, एक तो IISc, दूसरा IIT मुंबई और तीसरा IIT दिल्ली। तो ये बहुत दुखद बात है कि भारत इस तरह से नीचे गिर गया। तो अब भारत को क्या कदम उठाने हैं कि ये वापस अपनी उस खोई हुई क्षमता को, खोए हुए गौरव को वापस लेके आए, और पास्ट में नहीं जीता रहे कि अरे हम 1400 साल तक राज कर रहे थे। नहीं, हमें आगे देखना है। केवल जो पास्ट 1400 साल में हमारी जो ग्लोरी थी उससे हमें सीख लेनी है कि वो कैसे चली गई और क्यों चली गई, और उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मेन जो चीज़ है इन सब के पीछे वो होती है पॉलिटिकल विल, जिससे एक देश जो है साइंस टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में आगे होता है। क्यों पॉलिटिकल विल? बिकॉज भारत का जो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बजट है वो केवल 0.7 to 0.8% अपने GDP का है। चीन जैसा देश करेक्शन 2% खर्च कर रहा है, और इजराइल 3.4, स्विट्जरलैंड 3.4, USA 3.2। तो ये सब अपने GDP का 3% से ऊपर खर्च कर रहे हैं R&D पे। तो भारत को इस पे बहुत गौर करने की बात है। भारत को अपने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सिलेबस अपग्रेड करने की बात है, और फिर बात आ जाती है कि पॉलिटिकल विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक कैप्सूल मैंने आपको दिया कि साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी देश को आगे प्रोग्रेस करने के लिए। हम बात करेंगे अगली बार इन सब टोटल का जो निचोड़ निकलता है कि हाउ अ कंट्री बिकम्स ग्रेट, अ पावरफुल कंट्री, और भारत उस दिशा में कैसे जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं हूं कमांडर संदीप।